कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर। तो इस लेक्चर में बच्चों हमको क्या पढ़ना है, इस लेक्चर में हमें पढ़ना है अनुनाद और औपचारिक आवेश के बारे में। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर अनुनाद और औपचारिक आवेश के बारे में पढ़ेंगे, आपने तो बताया था संकरण के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बेटा, संकरण के बारे में पढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा प्लान चेंज है। प्लान चेंज क्यों है? क्योंकि संकरण पे जाने से पहले हमें ये दो टॉपिक क्लियर होने जरूरी होने चाहिए, है ना। तो पहले हम इन दोनों को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसकी, संकरण की। तो अगर संकरण समझना है उससे पहले हमको ये पढ़ना जरूरी है। आपकी किताब में भी ये टॉपिक पहले दे रखे हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे अनुनाद और औपचारिक आवेश को, फिर हम आएंगे संकरण पे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज औपचारिक आवेश। औपचारिक आवेश अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या बच्चों? इसका बहुत सामान्य सा मतलब है अणु में, चल इसको फिर से लिखते हैं हम एक बार। अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्वारा ग्रहण किया गया आवेश ही औपचारिक आवेश कहा जाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है बेटा, किसी भी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्वारा ग्रहण किया गया आवेश ही औपचारिक आवेश है। बहुत सिंपल सी बात। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि जैसे कि HF, ठीक है, HF लिखा। अब HF पर मान लो कोई आवेश अगर उपस्थित है, जैसे कि यहाँ पे HF में फ्लोरीन पर कोई आवेश नहीं। देखो यहाँ पे फ्लोरीन पर कितना आवेश है? 0। अगर फ्लोरीन पर यहाँ पे 0 आवेश है तो आप क्या बोलोगे? फ्लोरीन पर कोई आवेश नहीं है, मतलब कि फ्लोरीन का औपचारिक आवेश कितना है? फ्लोरीन का औपचारिक आवेश 0 है। समझ में आया? हाइड्रोजन पर कोई आवेश नहीं है, मतलब कि हाइड्रोजन का औपचारिक आवेश कितना है? 0 है। तो औपचारिक आवेश का मतलब है, औपचारिक आवेश का मतलब है अणु में उपस्थित जो तत्व हैं उनके परमाणु पर कितना आवेश है। जो भी आवेश होगा उसको हम औपचारिक आवेश बोलेंगे। जैसे कि एक उदाहरण लेकर के चलेंगे ओजोन का। ओजोन के उदाहरण द्वारा हम इसको समझेंगे, लेकिन इसके उदाहरण पे जाने से पहले औपचारिक आवेश का एक फॉर्मूला भी होता है बेटा। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है तत्व के परमाणु के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप इस फॉर्मूले से भी औपचारिक आवेश ज्ञात कर सकते हो। माइनस बंधी युग्म की संख्या। तो यदि आपको अणु में उपस्थित किसी तत्व पर औपचारिक आवेश निकालना, जैसे कि मान लो मैंने बोला O3। अब ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तीनों परमाणुओं में आपको किसी भी परमाणु पर औपचारिक आवेश ज्ञात करना हो तो औपचारिक आवेश का बेटा ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप
अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु पर औपचारिक आवेश निकाल सकते हो। औपचारिक आवेश मतलब कि कितना आवेश है, सामान्य से भाषा में बोलूं अगर तो अणु में उपस्थित तत्व के परमाणु पर कितना आवेश है। चलो जैसे कि उदाहरण हमने ओजोन का लिया। अब ओजोन की बच्चों संरचना कुछ ऐसी होती है। सभी बच्चों ने ओजोन की संरचना सीख रखी है। मैंने आपको ओजोन की संरचना पढ़ाई है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। ओजोन की संरचना आपने ये पढ़ रखी बेटा, ओजोन की संरचना। अब आपसे बोला जाए कि भैया यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। तीनों ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश कितना है ये बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश कैसे काउंट करोगे, इस फॉर्मूले से आप काउंट करोगे। चलो तत्व के परमाणु के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ। ऑक्सीजन कोई भी हो, सभी ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ऑक्सीजन में अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने, 2, और बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो अंदर की कक्षा के 2, बाहर की कक्षा के 6। तो संयोजी कोश या संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, 6। जो भी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो भैया ऑक्सीजन पहले पर फॉर्मल आवेश निकालना है तो इसके परमाणु पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी आ गई, 6 आ गई। संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो पहले ऑक्सीजन के पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4, ये रहे एकाकी इलेक्ट्रॉन। एकाकी इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, एकाकी इलेक्ट्रॉन 4। तो 6 माइनस 4 माइनस क्या, फिर क्या करना है, बंधी युग्म की संख्या। बंधी युग्म कितने बताओ, ऑक्सीजन ने कितने बंध बनाए हैं, 1 और 2। बंधी युग्म बोलो या बंधों की संख्या बोलो, या बंधों की संख्या, आप कुछ भी देख लो, बंधों की संख्या देख लो या बंधी युग्म की संख्या देख लो, एक ही बात है। तो बंधी युग्म की संख्या कितनी है, 2, तो 2 आ जाएगा। अब बताओ कितना आ गया औपचारिक आवेश, 6 में से 6 गए तो 0। मतलब कि पहले ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश कितना होता है, पहले ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश यहाँ पे कितना है, 0 है। कितना है बच्चों, 0। चले अब बात करेंगे दूसरे ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश की। आ जाओ, दूसरे ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश कितना होता है। चलो फिर से फॉर्मूला, तत्व के परमाणु के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब भाई ऑक्सीजन कोई भी होगा, दुनिया का कोई भी ऑक्सीजन हो, उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने देखो, 1 और 2। एकाकी इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 आ जाएगा माइनस बंधों की संख्या। बंध कितने, 1 2 3, 3 बंध है तो भैया यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो कितना आया, आंसर आ जाएगा +1। मतलब कि ओजोन में ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है इस पे कौन सा आवेश है, +1 आवेश। कितना आवेश, +1 आवेश। चलो O3 पर औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज। O3 पर फॉर्मल चार्ज, O3 पर फॉर्मल चार्ज कैसे आएगा बताओ। तत्व के परमाणु के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास हमेशा कितने होते हैं, 6। एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो 6 माइनस 6 माइनस क्या लिखा, बंधों की संख्या। कितना बंध है, 1 बंध है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो पहले ऑक्सीजन पर 0, दूसरे ऑक्सीजन पर +1, तीसरे ऑक्सीजन पर -1। तो हम इसका मतलब ओजोन की संरचना बेटा ऐसे भी बना सकते हैं। इसका मतलब ओजोन की संरचना ऐसे भी बना सकते हो। पहले ऑक्सीजन पर कितना, पहले ऑक्सीजन पर कितना आवेश देखो, पहले ऑक्सीजन पर 0 आवेश, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आवेश। दूसरे ऑक्सीजन पर कितना आवेश, दूसरे ऑक्सीजन पर +1, दूसरे ऑक्सीजन पे आ जाएगा +1 आवेश। बहुत बढ़िया, दूसरे ऑक्सीजन पर कितना आ गया, +1।
और तीसरे ऑप्शन पर कितना आएगा, तीसरे ऑप्शन पर -1, तीसरे पर आ जाएगा -1 आवेश। इसका मतलब मैं ऑक्सीजन को ऐसे भी प्रदर्शित कर सकता हूं, ऑक्सीजन पर ओजोन के ऑक्सीजन जो परमाणु उनको ऐसे ही प्रदर्शित कर सकता हूं, इस पर 0 आवेश, इस पर +1, इस पर -1। तो ओजोन की संरचना बच्चों में ऐसे ही बना सकते हैं। क्लियर, 100%। चलो चलो अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, एक उदाहरण और देखते हैं। चलो जैसे कि NO2- की बात करते हैं, ठीक है, NO2- की हम बात करते हैं, ठीक है। चलो NO2- की, या एक काम करते हैं हम, चलो मैं आपको थोड़ा और बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, HNO3। चलो HNO3 की बात करते हैं। HNO3 में जो उपस्थित तत्व हैं उनके परमाणु पर औपचारिक आवेश देखते हैं। चलो HNO3 की संरचना कैसी थी, अगर आप सभी को याद हो तो HNO3 की संरचना ऐसी कुछ थी, इस टाइप की कुछ संरचना थी। HNO3 की संरचना ऐसी थी, अगर याद हो तो। HNO3 की लुईस संरचना अगर आपको याद हो तो ऐसी लुईस संरचना थी HNO3 की, याद है ना? अरे याद है ना, HNO3 की लुईस संरचना बेटा ऐसी थी, बिल्कुल बिल्कुल याद होगी, 100%। चलिए अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ नाइट्रोजन परमाणु पर औपचारिक आवेश बताओ, फॉर्मल चार्ज बताओ, नाइट्रोजन परमाणु पर फॉर्मल चार्ज बताओ। चलो नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या, देखो, तत्व के परमाणु के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अरे भैया नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, अंदर में 2 बाहर में 5, तो यहां आ जाएगा 5 माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या आपको नाइट्रोजन के पास कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नहीं, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो माइनस, तो यहां माइनस बंधों की संख्या। अरे कितने बंध बना रहा है नाइट्रोजन 1 2 3 4, 4 बंध बना रहा है। नाइट्रोजन के पास बंधों की संख्या कितनी होगी, 4। मतलब कि नाइट्रोजन पर आवेश कितना आएगा, अरे भैया नाइट्रोजन पर औपचारिक आवेश +1 आ गया। कितना आ गया, +1 आ गया। चलो अब हम एक काम करते हैं, 1 2 और 3, पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। चलो तीसरे ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश बताओ। चलो आप सभी बच्चे मुझे ये करके बताओ, तीसरे ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश लिख करके बताओ फटाफट। फॉर्मल चार्ज, तीसरे पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा बताओ, तीसरे ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, फटाफट जल्दी से लाइव चैट में जाओ और कमेंट करके बताओ, कैलकुलेट करो। आपको टाइम देता हूं मैं 10 सेकंड का, करो। 9 10 हो गया, टाइम समाप्त। चलो इस पर फॉर्मल चार्ज तीसरे ऑक्सीजन पर, चलो तत्व के परमाणु के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इस दुनिया का कोई भी हो, उसकी बाहरी कक्षा के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस ऑक्सीजन के पास कितने एकाकी, 1 2 3 4 5 6। अरे भैया एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, माइनस बंधों की संख्या। अरे भैया ऑक्सीजन ने कितना बंध बनाया, 1 बंध, तो बंधों की संख्या कितनी, 1। कितना हो जाएगा रे बालक, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब बच्चों यहां पे हम इस तरह से औपचारिक आवेश निकाल सकते हैं। चलो दूसरे ऑप्शन पर फॉर्मल चार्ज कितना है, दूसरा ऑप्शन पर कितना है देखो। चलो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तत्व के परमाणु के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 6, माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरे ऑप्शन के पास 1 2 3 4, एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, माइनस बंधों की संख्या, बंध कितने, बंध 2, तो यहां पे आ जाएगा 2। अरे बहुत बढ़िया, औपचारिक आवेश कितना, 0। चलो बिल्कुल, और पहले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना है, पहले ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन सदैव कितने, 6 हैं, तो 6 लिखो, माइनस
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, कितना एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं, एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 और 2 4, एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, माइनस बंधों की संख्या, बंध कितने, चलो बंध, ऑक्सीजन ने कितने बंध बनाए 1 और 2, ऑक्सीजन ने 2 बंध बनाए, अरे भैया इस पर आवेश भी कितना हो जाएगा 0। हाइड्रोजन पर भी इसी तरह से आप निकाल सकते हो। चलो इसका मतलब कितना 0 0 -1 +1, मतलब कि मैं HNO3 की संरचना बेटा ऐसे ही बना सकता हूं। इसका मतलब मैं HNO3 की संरचना ऐसे ही बना सकता हूं। नाइट्रोजन पे कितना आवेश, नाइट्रोजन पे +1, नाइट्रोजन +1, और ये तीसरे ऑक्सीजन पर कितना आवेश, तीसरे ऑक्सीजन पर कितना, तीसरे ऑक्सीजन पर -1 आवेश, तो ये तीसरे ऑक्सीजन पर हो जाएगा -1 आवेश, तो ये +1 ये -1, इस तरीके से भी कर सकते हो। बस फिर लोन पेयर बना दो, यहाँ पे कितने लोन पेयर, ये लोन पेयर, कितने लोन पेयर 1 2 3, ये 3 लोन पेयर, यहाँ पे कितने 2 1 2, ये आ गया। तो इस तरीके से आप संरचना यहाँ पे बना सकते हो। तो ये भी HNO3 की संरचना ऐसे ही बना सकते हो, जिसमें आपको नाइट्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस दिखता है। तो आपने बच्चों ऐसी संरचनाएं किताबों में देखी होंगी। आपने ओजोन अणु की, कहां गई मैंने संरचना बताई थी, आपने ओजोन अणु की निश्चित तौर पर बच्चों ऐसी संरचना देखी होगी। तो इस संरचना में जो प्लस माइनस आवेश है कौन से, फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश है। औपचारिक आवेश मतलब कि अणु में तत्व पर, परमाणु पर, तत्व के परमाणु पर कितना आवेश है। तो अणु में तत्व के परमाणु पर जितना आवेश है वही उसका औपचारिक आवेश, परमाणु पर जितना आवेश है वही उसका औपचारिक आवेश, परमाणु पर जितना आवेश है वही उसका औपचारिक आवेश। ठीक है, चलिए अब औपचारिक आवेश के बाद अब दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों हमको जो पढ़ना है आज वो है अनुनाद का। किसका, अनुनाद का। अनुनाद मतलब क्या, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस। चलो एक काम करते हैं, रेजोनेंस को समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं बेटा, और वो उदाहरण है ओजोन अणु का। किसका, ओजोन अणु का। रेजोनेंस को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं बेटा, और वो उदाहरण कौन सा है, ओजोन अणु का। चलो ओजोन अणु की संरचना ऐसी है, बना सकता हूं मैं से। चलो यहाँ पे कितने एकाक युग्म, 2 एकाक युग्म, यहाँ पे कितना था 1, देख लो यहाँ पे एकाक युग्म कितने आएंगे, यहाँ पे एकाक युग्म कितने हैं 2, यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितने आएंगे 3। तो बस बना दो 1 2 3, ये आ गए, बहुत सिंपल। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखनी, क्या, अब आप मुझे बोल सकते हो सर ओजोन की संरचना मैंने ये बना रखी है, बहुत अच्छी बात है बेटा। कोई बच्चा एक काम ये भी कर सकता है, सर मैं तो ओजोन की संरचना ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं ओजोन की संरचना दूसरे तरीके से बनाऊंगा। एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो ओजोन की संरचना ऐसे बनाए जो मैंने सिखा रखी, और एक बच्चा क्लास में ऐसा भी होगा जो बोलेगा ना मैं तो इस माइनस को यहां रख दूं और ये ऑप्शन यहां रख दूं, मतलब कि ऐसा भी कर सकता है। एक दूसरा बच्चा है जो ओजोन की संरचना को ऐसे भी बना सकता है। हो सकता है ना। अरे लाइव चैट में जाओ और मुझे थम्स अप दिखाओ, क्या मैं ओजोन की संरचना को ऐसे बना सकता हूं, तो ओजोन की संरचना को क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता। बस मैंने क्या किया, जो डबल बॉन्ड यहां था उस डबल बॉन्ड को मैंने यहां लगा दिया, जो एकल बंध यहां था उस एकल बंध को मैंने यहां लगा दिया, जो माइनस यहां था उस माइनस को मैंने यहां लगा दिया, लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, यही तो किया मैंने। तो दूसरा बच्चा है, वो दूसरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा। ये संरचना भी आप बना सकते हो, वो भी बना सकते हो, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर दोनों में से सही संरचना कौन सी है, दोनों में से कौन सी संरचना सही है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार बात तो बिल्कुल सही है, ये वाली संरचना भी बनाते हैं कुछ लोग और कुछ लोग ये वाली संरचना भी बनाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने बोला क्यों ना ओजोन पर प्रयोग करके देखते, ओजोन पर हम एक प्रयोग करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये वाली संरचना भी बनाई और वैज्ञानिकों ने ये भी संरचना बनाई, और उसके बाद वैज्ञानिकों ने सोचा
क्यों ना एक काम करते हैं, ओजोन पर प्रयोग करके देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि उसके पास एक्चुअल में कौन सी संरचना सही है। ओजोन पर प्रयोग करके देखा गया कि इनमें से कौन सी संरचना ओजोन की सही है। तो जब प्रयोग किया गया तो प्रयोग करने पर वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ना तो 100% ये संरचना सही है, ना ही 100% ये संरचना सही है। वैज्ञानिकों ने बोला कि भाई हमारे पास जो संरचना है ना, हमने जो प्रयोगों द्वारा साबित की है, उस संरचना में ना तो ये 100% सही है और ना ये 100% सही साबित होती है। तो वैज्ञानिकों ने ओजोन पर प्रयोग करके ओजोन की ऐसी संरचना प्रस्तुत की बेटा, इस टाइप की संरचना प्रस्तुत की, ऐसी। तो वैज्ञानिकों ने ओजोन पर प्रयोग किया और ओजोन पर प्रयोग करके उन्होंने ये साबित किया कि ओजोन की संरचना ना तो ये होगी पूरी तरह से और ना ये होगी। हमने ओजोन पर प्रयोग किया है और ओजोन पर प्रयोग करके हमने पाया कि ओजोन की संरचना जो होती है ओजोन की संरचना कुछ इस टाइप की होती है। एक बार मैं बना लेता हूं बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके ये बताया कि ना तो ओजोन की ये संरचना पूरी तरह से सही है, ना ओजोन की ये संरचना पूरी तरह सही है। पूरी तरह से सही बोल रहा हूं, इसका मतलब ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ये सही तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, मतलब कि ये थोड़ी बहुत सही है, ये भी थोड़ी बहुत सही है। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से सही संरचना बनानी है तो 100% ये संरचना क्या है, सही है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, ओजोन पर प्रयोग किया और प्रयोग करके ये पता लगाया कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु के बीच में ना तो पूरी तरह से एकल बंध होता है और ना ही पूरी तरह से यहाँ पे द्विबंध होता है। जैसे कि आप यहाँ पे संरचना देखो, अगर कोई बच्चा इस संरचना को सही बोलता है तो पहले और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा इस संरचना को सही बोलता है तो पहले और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे कौन सा बंध है, एकल बंध है, तो एकल बंध होना चाहिए। अब राम बोल रहा है कि नहीं द्विबंध होना चाहिए, श्याम बोलता है कि नहीं 1 और 2 के बीच में एकल बंध होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार द्विबंध भी आ रहा है, एकल बंध भी आ रहा है, तो क्यों ना एक काम करें, प्रयोग करके देखते। जब उन्होंने प्रयोग करके देखा तो ना तो संरचना में पूरी तरह से द्विबंध था, ना ही संरचना में पूरी तरह से एकल बंध है। ये एकल बंध और द्विबंध के बीच का लक्षण प्रदर्शित करता है, मतलब कि 100% द्विबंध भी नहीं है, 100% एकल बंध भी नहीं है। ये द्विबंध और एकल बंध दोनों के बीच का लक्षण प्रदर्शित करता है। ये वैज्ञानिकों को इस पर प्रयोग करने पर प्राप्त हुई जानकारी थी। अच्छा, फिर वैज्ञानिकों ने बोला कि अगर यहाँ पे द्विबंध भी नहीं है, यहाँ पे पूरी तरह से एकल बंध भी नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के बीच वाला बंध। बीच वाला बंध क्या होता है, एकल और द्विबंध के बीच वाला बंध क्या होता है, आंशिक द्विबंध। आंशिक मतलब कि थोड़ा द्विबंध वाला गुणधर्म, थोड़ा एकल बंध वाला गुणधर्म। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि क्यों ना यहाँ पे ये आंशिक द्विबंध से इसको प्रदर्शित किया जाए। तो ये आंशिक द्विबंध से प्रदर्शित हुआ। ये किस तरीके से प्राप्त हुआ, वैज्ञानिकों को कहां से पता चला, वैज्ञानिकों को प्रयोग करने पर पता चला कि ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं पर ना तो पूरी तरह से एकल बंध है दोनों के बीच, ना ही पूरी तरह से द्विबंध है, दोनों के बीच का बंध है। चलो अब यहां की बात करते हैं। अगर कोई बच्चा ये वाली संरचना बनाएगा तो उसको लगेगा कि यार दूसरे और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध होना चाहिए। और दूसरा बच्चा, एक और दूसरा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो ये वाली संरचना बना रहा है, तो उसको लग रहा है कि नहीं दूसरे और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध होना चाहिए। मतलब कि दो अलग अलग बच्चों को अलग अलग बातें सही लग रही हैं। एक बच्चे को लगता है कि दूसरे और तीसरे के बीच में एकल बंध होना चाहिए और दूसरे बच्चों को लगता है कि नहीं दूसरे और तीसरे के बीच में द्विबंध होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि यार रुक जाओ, झगड़ाओ मत, हम प्रयोग करके देखते हैं और प्रयोग करके साबित करेंगे कि वास्तविकता में दोनों के बीच में कौन सा बंध है, एकल बंध है या द्विबंध है। तो भाई फिर से प्रयोग करने पर यह पता चला कि दूसरे और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में
फिर से ना तो पूरी तरह से एकल बंध आया, ना ही पूरी तरह से द्विबंध आया, इन दोनों के बीच का लक्षण है, मतलब कि आंशिक द्विबंध आया। क्या आया बेटा? आंशिक द्विबंध आया। तो अब ये सब कुछ होने के बाद वैज्ञानिकों ने कॉन्सेप्ट दिया अनुनाद का। वैज्ञानिकों ने बोला कि जब भी किसी अणु की एक से ज्यादा लुईस संरचना उपस्थित हो तो ऐसे अणु के लक्षण, बंध लंबाई, बंध क्रम, इन सब की व्याख्या किसी एक लुईस संरचना से नहीं कर सकते। प्रत्येक लुईस संरचना का थोड़ा थोड़ा योगदान होता है, और थोड़ा थोड़ा योगदान से बनने वाली ये जो संरचना है इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? अनुनाद संकर बोलते हैं। तो ध्यान रहे, इसको हम बोलते हैं पहली अनुनादी संरचना, इसको हम बोलते हैं दूसरी अनुनादी संरचना, और इन दोनों के मिले जुले असर से बनी ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं अनुनाद संकर। क्या बोलते हैं बेटा? अनुनाद संकर। तो अनुनाद का मतलब होता है जब किसी अणु की एक से ज्यादा लुईस संरचना उपस्थित हो तब उस अणु के समस्त गुणों की व्याख्या किसी एक लुईस संरचना द्वारा पूरी तरह 100% नहीं की जा सकती। अणु के समस्त गुणों की व्याख्या अणु के गुणधर्मों की व्याख्या में प्रत्येक लुईस संरचना का थोड़ा थोड़ा योगदान होता है। तथा इस योगदान से बनने वाली संरचना को ही इस योगदान से बनने वाली संरचना को ही अनुनाद संकर कहते हैं। तथा इस अवधारणा को या इस परिकल्पना को बोल सकती हो, तथा इस परिकल्पना को अनुनाद कहा जाता है। ठीक है, चलो तो मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूं बेटा। तो जो अनुनाद जो परिकल्पना है ये बताती है कि जब भी किसी अणु की एक से ज्यादा लुईस संरचनाएं बन सकती हो
तो उसके समस्त गुणों की व्याख्या केवल एक संरचना से कर पाना पूरी तरह से संभव नहीं है। उसके गुणों की व्याख्या दोनों संरचनाओं के योगदान द्वारा ही की जाती है, और इन दोनों संरचनाओं के योगदान से बनने वाली यह संरचना जो है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अनुनाद संकर बोलते हैं, और इस परिकल्पना को हम बोलते हैं बेटा अनुनाद। तो जब भी किसी अणु के समस्त गुण धर्मों की व्याख्या करनी हो, जैसे कि बंध लंबाई, बंध क्रम, बंध ऊर्जा, इन सब के बारे में जब भी आपको कुछ बोलना हो बेटा, तो एक से ज्यादा लुईस संरचना होने पर किसी एक के आधार पर आप उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सही मानूंगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार 1 और 2 के बीच में द्विबंध है। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि प्रयोगों द्वारा साबित हो चुका है कि 1 और 2 के बीच में द्विबंध नहीं होता। 1 और 2 के बीच में क्या होता है? आंशिक द्विबंध होता है। तो ये आंशिक द्विबंध है, ये बात हम कब लागू कर पाएंगे, कब साबित कर पाएंगे? जब हम ये संरचना भी मान ले और ये संरचना भी मान ले। अगर मैं इसको मानूंगा तो 1 और 2 के बीच में द्विबंध है, इसको मैं सही मानूंगा तो 1 और 2 के बीच में एकल बंध है। और मैं जब आपसे बोल दूं कि नहीं, दोनों को थोड़ा थोड़ा योगदान ले लो, इसका द्विबंध ले लो और इसके यहां से एकल बंध ले लो, तो द्विबंध और एकल बंध के बीच का क्या होता है? 1.5। एकल बंध और द्विबंध के बीच का क्या होता है? 1.5। मतलब कि ना तो पूरी तरह से एकल बंध, ना पूरी तरह से द्विबंध, दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, मतलब कि आंशिक द्विबंध। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंशिक द्विबंध आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। 2 और 3 के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ये संरचना बना दी तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार 2 और 3 के बीच में इसके पास एकल बंध होना चाहिए। इसके पास कौन सा गुणधर्म होना चाहिए? एकल बंध का गुणधर्म होना चाहिए। ना जी ना, गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसको आप सही मान लोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ओजोन पर प्रयोग किए गए तो 2 और 3 के बीच में एकल बंध नहीं था, 2 और 3 के बीच में क्या था? आंशिक द्विबंध था। यह प्रयोग द्वारा साबित हुआ। इसका मतलब इसको 100% सही मानना हमारी सबसे बड़ी गलती। तो जब भी गुणधर्म की यहाँ 2 और 3 के बीच में बंधों की व्याख्या करनी हो तो दोनों संरचनाओं का थोड़ा थोड़ा योगदान लेना होगा। इसके एकल बंध का योगदान, इसके द्विबंध का योगदान। जब भी द्विबंध एकल बंध दोनों का थोड़ा थोड़ा योगदान लोगे तो भैया दोनों के बीच का बंध आ जाएगा। द्विबंध भी नहीं पूरी तरह से, ना ही पूरी तरह से एकल बंध, थोड़ा एकल बंध थोड़ा द्विबंध, मतलब कि 1.5 वाला बंध, बीच वाला आंशिक द्विबंध। तो बच्चों, अनुनाद एक ऐसी परिकल्पना है जो एक से ज्यादा लुईस संरचना में प्रदर्शित होने वाले अणुओं के गुणधर्मों की अच्छे से व्याख्या करके देता है। तो अनुनाद परिकल्पना हमको अणु में उपस्थित बंध लंबाई, बंध ऊर्जा, बंध क्रम, इन सब के बारे में बढ़िया से जानकारी देता है। अभी मैं आपको बंध लंबाई क्या होता है, बंध ऊर्जा क्या होता है, बंध क्रम क्या होता है, वो सब बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो इसमें अब हमको सबसे पहले देखना है बंध लंबाई का मतलब क्या। आ जाओ, चलो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बंध लंबाई क्या होती है। ठीक है, बंध लंबाई का मतलब होता है बच्चों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 2 हाइड्रोजन परमाणु, अब दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बंध लंबाई। तो परमाणुओं के बंधित परमाणु, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, तो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? बंध लंबाई कहलाती है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, एक इस तरह से होता है बच्चों बंध क्रम ना, बॉन्ड लेंथ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ। एक होता है बॉन्ड ऑर्डर। 2 परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को ही बंध क्रम कहा जाता है।
जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या है, एकल बंध। तो ये बंध क्रम क्या है यहाँ पे, एकल बंध। जब भी दो परमाणु के बीच एक बंध हो तो यहाँ पे बंध क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंध क्रम हो जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे बंध क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंध क्रम हो जाएगा एक। ठीक है, मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोनों परमाणु के बीच में क्या है, द्विबंध। तो यहाँ पे बंध क्रम क्या हो जाएगा, बंध क्रम 2 हो जाएगा। मान लो दो परमाणु के बीच में त्रिबंध हो तो यहाँ पे बंध क्रम क्या हो जाएगा, बंध क्रम 3 हो जाएगा। बंधों की संख्या जितनी है ना वही हो जाएगा बेटा, बंध क्रम हो जाएगा। चलो, बंध क्रम के बाद में यहाँ पे एक शब्द और आता है बेटा, बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, आपकी एनसीईआरटी और आपकी किताब में आबंध लिखा हुआ है। आबंध या बंध एक ही बात है बेटा। आबंध लिखो या बंध लिखो, दोनों का मतलब बॉन्ड ही होता है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों ही क्या बच्चों, दोनों को हम बॉन्ड बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा का मतलब बच्चों ये है, किसी गैसीय परमाणु के एक मोल बंध को तोड़ने के लिए, किसी गैसीय परमाणु के एक मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही बंध ऊर्जा बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बेटा, बंध ऊर्जा जो है वो बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। बंध ऊर्जा जो है वो बंध लंबाई की क्या होती, व्युत्क्रमानुपाती। यदि मैं बंध लंबाई की बात करूं बेटा, तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, दो परमाणुओं के बीच में एकल बंध की बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है, उससे कम द्विबंध की, और सबसे कम होती है बेटा त्रिबंध की। त्रिबंध की बंध लंबाई बेटा सबसे कम होती है, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंध लंबाई की बात करें तो एकल बंध की सबसे ज्यादा, फिर द्विबंध की, और सबसे कम होती है त्रिबंध की। अगर बंध लंबाई का क्रम ये है तो बंध ऊर्जा का क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। बंध लंबाई का जो क्रम होगा, बंध ऊर्जा का क्रम उससे उल्टा हो जाएगा। बंध लंबाई अगर ज्यादा है तो बंध ऊर्जा उससे कम होगी। तो बंध लंबाई, अगर एकल बंध की बंध लंबाई अगर सबसे ज्यादा है तो उसकी बंध ऊर्जा सबसे कम होगी, उसकी बंध ऊर्जा सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा किसकी होगी, त्रिबंध की। यार ऐसे समझो, एक लकड़ी को तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है वो ज्यादा होगी, या 3 लकड़ियों को तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है वो ज्यादा होगी? बताओ फटाफट, जल्दी से लाइव चैट के अंदर जाओ और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक बंध को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी या 3 लकड़ियों का एक साथ इकट्ठा गट्टर ले लिया आपने, मतलब कि बंध 3 बंध ले ली, उसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी? भाई सीधी सी बात है, 3 लकड़ियां एक साथ होंगे, 3 बंधे एक साथ होंगे तो ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो भाई बंध ऊर्जा त्रिबंध की क्या है, सबसे ज्यादा। ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी। तो ये है बंध ऊर्जा, बंध लंबाई और बंध क्रम। तो बच्चों इसका मतलब आपको किसी भी अणु के किसी भी गुणधर्म की व्याख्या करनी, बंध ऊर्जा की करनी है, बंध लंबाई की करनी है, बंध क्रम की करनी है, तो ये सारे व्याख्या बच्चों हम किससे कर सकते हैं, अनुनाद से कर सकते हैं। अनुनाद हमें गुणधर्मों की व्याख्या करने में हेल्प करता है। चलो, अब हमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, एग्जाम में हमको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, निम्न अणुओं की अनुनादी संरचना बनाओ
तथा निम्न अणुओं की अन्नादि संरचना बनाओ तथा निम्न अणुओं की अन्नादि संरचना बनाओ तथा अनुनाद संकर का भी संरचना बनाओ। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहला है बच्चों आपका जैसे कि सबसे पहला मैं इसमें ले लेता हूं NO2-। चलो हम बात करते हैं NO2- की, ठीक है। अब देखो बेटा NO2- की संरचना तो आपको पता ही है। NO2- की संरचना तो ऐसी होगी भाई, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के पास बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां। तो नाइट्रोजन के पास बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में भाई कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना बना दिया O- के साथ, बंध बनाने में यूज कर लिया। नाइट्रोजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन अपने यूज कर लिया इस ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने में, और नाइट्रोजन के पास बच जाएगा एक लोन पेयर। तो ये हो जाएगी NO2- की संरचना। ये तो है बच्चों NO2- की पहली अनुनादी संरचना। इसके हम ऐसी की ऐसी एक और अनुनादी संरचना बना सकते हैं। अगर आप गौर करें तो इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूं। ये डबल बॉन्ड यहां लगाने की जगह मैं डबल बॉन्ड वहां लगा दूं, तो मैं डबल बॉन्ड ऐसे भी रख सकता हूं। एकल बंध यहां बनाने की जगह एकल बंध यहां बना दो, एकल बंध यहां बना दिया O-। नाइट्रोजन के पास कितना? एकाक युग्म, नाइट्रोजन के पास एकाक युग्म। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 हो गया अष्टक कोण। 2 + 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 अष्टक कोण हो गया। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कि NO2- की एक संरचना वो बन सकती तो एक संरचना ये भी बन सकती। एक बार द्विबंध यहां है तो एक बार द्विबंध यहां होगा, देखो द्विबंध यहां, तो ये 2 संरचनाएं बन गई। क्लियर यहां तक की बात? अच्छा ये तो क्या है? अनुनादी संरचना है। अनुनादी संरचनाओं के बाद अब हमको क्या बनाना है? अनुनादी संकर बनाना है। चलो अनुनादी संकर कैसे बनाएंगे बेटा? देखो तो बीच में नाइट्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, ठीक है। चलो यहाँ पे एकल बंध है और यहाँ पे द्विबंध है, मतलब एकल बंध भी होना चाहिए, द्विबंध भी आना चाहिए। तो एकल बंध और द्विबंध दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंशिक द्विबंध। एकल बंध भी पूरी तरह से नहीं होगा, द्विबंध भी पूरी तरह से नहीं होगा, दोनों के बीच का होगा। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ द्विबंध, यहाँ पे एकल बंध, तो यहाँ पे एकल बंध भी नहीं होगा और यहाँ पे पूरी तरह से द्विबंध भी नहीं होगा, आंशिक द्विबंध हो जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लोन पेयर। यहाँ पे क्या है? ऋण आवेश, यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पे -1 आवेश है और यहाँ पे 0 आवेश है। तो -1 और 0 के बीच में कितना हो जाएगा? -1/2। -1 और 0 के बीच में कितना हो जाएगा? -1 और 0, -1 भी है और 0 भी है, दोनों के बीच का -1/2। चलो इसकी बात करते हैं। इस ऑप्शन पे 0 आवेश भी है और इस ऑप्शन पे -1 भी। -1 और 0 के बीच का कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। समझ? ये हो जाएगा अनुनादी अनुनाद संकर हो जाएगा ये बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अनुनाद संकर हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं बेटा इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। CO3-2, ठीक है। CO3-2 की संरचना कैसे बनाते हो? लुईस संरचना। CO3-2 की लुईस संरचना आप बनाते हो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लुईस संरचना बनाते हो। चलो अब ये हो गई पहली संरचना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एकाकी इलेक्ट्रॉन लगाना चाहो तो लगा लो, एकाकी इलेक्ट्रॉन अगर नहीं भी लिखोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कई बार आप यहां बनाते हो ना, 1
2 3 ऐसे बनाते हो ना, फिर यहाँ पे 1 2 3 ये बनाते हो, यहाँ पे आप 1 2 युग्म। आप चाहो तो आप इसको बनाओ, अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे तो ये नहीं बनाना है, तो गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो आप युग्म को मत बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सही है। चलो, तो ये पहली अन्नादि संरचना। दूसरी अन्नादि संरचना क्या होगी, देखो दूसरी क्या हो जाएगी, देखो तो यहाँ पे द्विबंध है, अब ये द्विबंध को मैं यहां ले आऊं, चलो द्विबंध को वहां पे लाया था, अब मैं द्विबंध ले आऊं यहाँ पे, ये द्विबंध आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे एकल बंध आ जाए, ये एकल बंध आ गया। चलो तीसरी अन्नादि संरचना, ये हो गई 2, यहाँ पे द्विबंध आ गया, यहाँ पे द्विबंध आ गया, अब द्विबंध यहां लगा दो, अब द्विबंध लगा दो ऊपर की तरफ, ये द्विबंध ऊपर की तरफ लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एकल बंध आ जाएगा। तो ये तीसरी संरचना, समझ में आई बात। और अगर मुझे इन तीनों का अनुनाद संकर बनाना है तो कार्बन ऑक्सीजन 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 ऐसा बना लिया। चलो यहाँ पे द्विबंध है, यहाँ पे एकल बंध है, यहाँ पे एकल बंध है, मतलब कि यहाँ पर द्विबंध एकल बंध, मतलब कि यहाँ पे ना तो पूरी तरह से द्विबंध आएगा, ना पूरी तरह से एकल बंध आएगा, दोनों के बीच का, तो आंशिक द्विबंध। चलो इसकी बात करते हैं, एकल बंध द्विबंध एकल बंध, मतलब द्विबंध भी है एकल बंध भी, मतलब कि दोनों के बीच का, तो आंशिक द्विबंध। एकल बंध लेकिन द्विबंध भी है, तो द्विबंध तो आंशिक द्विबंध। चलो इस ऑप्शन की बात करते हैं, इस ऑप्शन पर कितना है, -1 आवेश, इधर ऑप्शन पर कितना है, -1 आवेश, लेकिन यहाँ ऑप्शन पर कितना है, 0 आवेश। कुल 3 संरचनाएं हैं, 3 में से 2 संरचना ऐसी जिस पर -1 मतलब कि टोटल कितना हो गया, -1 और -1, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया -2, -1 और -1 टोटल कितना हो गया, -2 डिवाइडेड बाय कुल संरचना कितनी हो गई, 3 हो गई। चलो इसकी बात करते हैं, -1 0 -1, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, यहाँ पे भी टोटल -2 हो गया, -1 और -1 कितना होता है, -2, कुल संरचना कितनी बेटा, 1 2 3, नीचे आ जाएगा कुल संरचना। इसकी बात करते हैं, 0 -1 -1 और -1 कितना हो गया, -2, और कुल संरचनाएं कितनी है, 3, तो -2/3। इस तरह से हम अनुनाद संकर हाइब्रिड बना सकते हैं। इतना बेटा नोट कर लो, एक बार इतना नोट करो। अब मैं इससे आगे आपको बंध क्रम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, मैं साइड में रहता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। चलो अब हम एक दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं, और वो है बच्चों बंध क्रम का। चलो अब हमें देखना है इसमें बंध क्रम। कई बार बच्चों आपको प्रश्न में बंध क्रम निकालने के लिए भी बोला जाता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए भी आपको बोला जाता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं बेटा, आओ देखते हैं। चलो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, चलो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला है। दोनों ही अनुनादी संरचनाओं में 2 परमाणुओं के बीच में जो बंध है बेटा, किन्हीं भी 2 परमाणुओं के बीच में जो बंध होता है, उन बंधों का योग करके कुल अनुनादी संरचना का भाग लगा दो। तो 2 परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों का योग बटा कुल अनुनादी संरचना। इस फॉर्मूले से आप बच्चों बंध क्रम भी निकाल सकते हो। चलो कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। तो यहाँ पे बंध कितना है, 1, और इन्हीं दोनों परमाणुओं के बीच यहाँ पे बंध कितना है, 2। इन 2 परमाणुओं के बीच 1, इन्हीं दोनों परमाणुओं के बीच 2। तो आप क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर बराबर यहाँ पे 1, तो
1 प्लस इन्हीं दोनों परमाणु के बीच में यहां पे कितना है 2, तो 1 + 2 बटा कुल अन्नादि संरचनाएं कितनी 2, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बंध क्रम निकाल सकते हैं। चलो यहां पे बंध क्रम निकालते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर यहां पे निकाले, ट्राई करो तो किन्हीं भी दो परमाणु को देख लो, इन दो परमाणु को देख लो, इन दो परमाणु को, इन दो परमाणु को, इन दो परमाणु, तो देखो इन दो परमाणु के बीच यहां पे कितना है एकल बंध द्विबंध, तो 1 + 1 + 2 बटा कुल अन्नादि संरचना 1 2 3, कुल अन्नादि संरचना 3, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 1.33, ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसको हम क्या लिखते हैं NO3 माइनस, इसका नाम होता है नाइट्रेट आयन। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं कार्बोनेट आयन, इसको हम क्या बोलते हैं नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन, कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन। ठीक, चलो इसकी हम संरचना बनाते हैं नाइट्रेट आयन की, इसकी अनुनादी संरचना बनाए, आ जाओ। चलो बताओ मुझे इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं संभव है, कितनी अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड यहां, एक बार डबल बॉन्ड यहां और एक बार डबल बॉन्ड यहां, ऐसे अलग अलग डबल बॉन्ड रखने हैं हमको। तो एक बार डबल बॉन्ड यहां, दूसरी बार डबल बॉन्ड यहां रख दो, और तीसरी बार डबल बॉन्ड यहां से उठा करके यहां रख दो। समझ रहे हो ना मेरी बात समझ में आ रही। तो तीसरी बार मैंने डबल बॉन्ड उठा करके यहां रख दिया, ऐसे। तो ये 3 अनुनादी संरचनाएं बन गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कुल 3 अनुनादी संरचनाएं बन गई। अच्छा अब इन अनुनादी संरचनाओं में हमको संकर भी बनाना है, अनुनाद संकर बनाना। चलो तो नाइट्रोजन पे क्या है प्लस, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन। ठीक है, चलो यहां पे द्विबंध एकल बंध, तो यहाँ पे द्विबंध भी आएगा और एकल बंध भी आएगा, दोनों के लक्षण आएंगे। चलो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो द्विबंध है, एकल बंध है, तो यहाँ पे द्विबंध भी आएगा और एकल बंध, दोनों के सम्मिलित लक्षण, दोनों के बीच का लक्षण आंशिक द्विबंध। इसकी बात करते हैं एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, मतलब कि एकल बंध भी है और द्विबंध, मतलब दोनों का थोड़ा थोड़ा लक्षण आ जाएगा ऐसे। चलो अब हम आवेश की बात करते हैं। आवेश कितना, इस पे देखते हैं, -1 -2 0, मतलब कि टोटल कितना हो गया -1 और -1 कितना हो गया टोटल -2, तो ये आ जाएगा -2। और कुल कितनी संरचना, 1 2 3, 3 संरचनाओं में कुल -2। चलो इसकी बात करते हैं, -1 0 -1 -2, यहां आ जाएगा -2 बटा कुल कितनी संरचना है 3, ऐसे हो जाएंगे। चलो 0 -1 तो यहां कितना हो जाएगा -2 बटा 3। इस तरीके से आप आवेश भी निकाल सकते हो, इसको हम बोलते हैं बेटा अनुनादी संकर। +2 तो ये आ जाएगा 1.33, इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। चलो चौथा हम देखते हैं बच्चों, SO4-2, क्या बोलते हैं बेटा इसको, सल्फेट आयन, क्या बोलते हैं सल्फेट आयन। ठीक है, चलो इसके बारे में संरचना। चलो सल्फेट आयन कैसा होता है, सल्फेट आयन ऐसा होता है संरचना। चलो अब मुझे जल्दी से बता दो इसकी टोटल कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, करिए, इसकी कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं, और फिर हमको बंध क्रम भी निकालना है।
बताइए कुल कितनी अनुनादी संरचना हम इसकी बना सकते हैं? अरे ऐसे देखने से नहीं होगा, पेन चलाना पड़ेगा। देखने से नहीं होगा, पेन चलाना पड़ेगा। चलो पेन चलाएं, आ जाओ। कैसे करेंगे बेटा? देखो, एक बार तो द्विबंध आमने सामने ऊपर नीचे आ गया, द्विबंध ऊपर नीचे बना दिया। अब एक बार द्विबंध को ऐसे दाएं बाएं बना दो। चलो द्विबंध अगर दायां बायां भी बनाते हो तो ये दायां बायां, ये वाले द्विबंध भी बनाते हो, चलो ये बना दिया, तो ये हो जाएगा सेकंड। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि द्विबंध अगल बगल में होने की जगह, मतलब ऐसे आमने सामने होने की जगह अगल बगल में, ऐसे भी हो सकते हैं। तो मैं द्विबंध को ऐसे भी बना सकता हूं। देखो, ऊपर द्विबंध, दाईं तरफ द्विबंध, ओ पे माइनस, ओ पे माइनस, ये तीसरी संरचना हो गई। ठीक है, चलो इसी संरचना में मैं क्या कर सकता हूं, ये द्विबंध ऐसे बनाने की जगह ये द्विबंध यहां भी बन सकते हैं। ओ माइनस एस, ओ माइनस, द्विबंध यहां, द्विबंध यहां, ऐसे अगल बगल में यहां पे भी बन सकते हैं द्विबंध। चलो तो ये द्विबंध ऐसे ही बन सकते हैं, ये द्विबंध ऐसे ही बन सकते हैं, और हो सकता है द्विबंध यहां की जगह यहां भी हो सकते हैं। देखो सारी कंडीशन आ गई, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अगल बगल, फिर यहां अगल बगल, फिर यहां अगल बगल, और ये वाला अगल बगल। चलो ये वाला अगल बगल क्या है, ये कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं बन गई? 3, 4, 5, 6, कुल 6 अनुनादी संरचना बन गई। अब आप सोचो कि आपने कौन सी संरचना इसमें से नहीं बनाई थी। बहुत सिंपल है, एक बार डबल बॉन्ड आमने सामने ऊपर नीचे, एक बार डबल बॉन्ड आमने सामने दाएं बाएं, एक बार अगल बगल में, पहले इन दोनों में, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में। मेरी बात समझ में आई? पहले इन दोनों में डबल बॉन्ड रख दो, फिर यहां डबल बॉन्ड रख दो, फिर यहां डबल बॉन्ड रख दो, फिर यहां डबल बॉन्ड रख दो। ठीक है, तो ये से टोटल 6 स्ट्रक्चर हो गए, मतलब कुल अनुनादी संरचना 6 हो गई। चलो अब हम बच्चों इसका क्या बनाएंगे? अनुनाद संकर। चलो अनुनाद संकर बनाते हैं। सल्फर, ऑक्सीजन, 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 अनुनाद संकर बनाएंगे। अच्छा अब देखो, द्विबंध, एकलबंध, द्विबंध, एकलबंध, द्विबंध, एकलबंध, मतलब कि द्विबंध है तो एकलबंध भी है। सब में यही है, एकलबंध, द्विबंध, 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 एकलबंध, एकलबंध। यहाँ पे भी द्विबंध है तो एकलबंध भी, यहाँ पे भी द्विबंध है तो एकलबंध भी, यहाँ पे भी द्विबंध है तो एकलबंध भी, आंशिक द्विबंध। चलो आवेश देखते हैं, आवेश कितना है? -1, -2, -3, कुल -3 आवेश है, -3 आवेश। और कुल अनुनादी संरचना कितनी है? 6, कुल अनुनादी संरचना है 6। यहाँ पे आवेश कितना है? -1, -1 और -1, -3, और कुल अनुनादी संरचना कितनी? 6। विभाजित करने के बाद नीचे कुल अनुनादी संरचना लिख ली। उसी प्रकार यहाँ -3/6 और यहाँ पे -3/6। ये हो गया बेटा अनुनादी संकर। मजा आया बेटा? अरे क्वेश्चन हो रहा है ना, अनुनादी संरचना बना सकते हो ना, फिर यहाँ डबल बॉन्ड रख दो, फिर यहाँ डबल बॉन्ड रख दो। ठीक है, तो ये से टोटल 6 स्ट्रक्चर हो गए, मतलब कुल अनुनादी संरचना 6 हो गई। चलो अब हम बच्चों इसका क्या बनाएंगे? अनुनाद संकर। चलो अनुनाद संकर बनाते हैं। सल्फर, ऑक्सीजन, 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 अनुनाद संकर बनाएंगे। अच्छा अब देखो, द्विबंध, एकलबंध, द्विबंध, एकलबंध, द्विबंध, एकलबंध, मतलब कि द्विबंध है तो एकलबंध भी है। सब में यही है, एकलबंध, द्विबंध, 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 एकलबंध, एकलबंध। यहाँ पे भी द्विबंध है तो एकलबंध भी, यहाँ पे भी द्विबंध है तो एकलबंध भी, यहाँ पे भी द्विबंध है तो एकलबंध भी, आंशिक द्विबंध। चलो आवेश देखते हैं, आवेश कितना है? -1, -2, -3, कुल -3 आवेश है, -3 आवेश। और कुल अनुनादी संरचना कितनी है? 6, कुल अनुनादी संरचना है 6। यहाँ पे आवेश कितना है? -1, -1 और -1, -3,
-3 और कुल अनुनादी संरचनाएं कितनी 6। विभाजित करने के बाद नीचे कुल अनुनादी संरचनाएं लिखनी। उसी प्रकार यहाँ -3/6 और यहाँ पे -3/6। ये हो गया बेटा अनुनादी संकर। मजा आया बेटा? अरे क्वेश्चन हो रहा है ना, अनुनादी संरचना बना सकते हो ना, हाइब्रिड बना सकते हो ना। हुआ क्वेश्चन हुआ, हो रहा है ना। चलो इस तरीके से बच्चों हम बना सकते। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? चलो बंध क्रम कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे बोला था कि किन्हीं भी दो परमाणुओं को पकड़ लो, किन्हीं भी दो परमाणु को पकड़ लो। चलो इन दोनों को पकड़ लो। अब इन दोनों परमाणु के बीच में जितने बंध हैं सभी को क्या कर दो, सभी को जोड़ दो। तो 2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 टोटल कितना हो गया? टोटल 9 हो गया। और कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं हैं? 6। 9/6 ये हो जाएगा 1.5 बंध क्रम हो जाएगा। इस तरह से हम अनुनादी संरचनाओं को बना सकते हैं। तो ये होता है बेटा अनुनादी संकर, अनुनादी संरचना, ये होता है। क्लियर? इस तरीके से हमको क्वेश्चंस में चीजों को अप्लाई करना। अच्छा एक बच्चा जो है, मैं एक बच्चे का डाउट बताना चाहूंगा। एक बच्चा डेली का डेली एक डाउट पूछ रहा है। एक बच्चे ने मुझे डेली का डेली एक डाउट पूछा है, सर CO की कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस संरचना बता दो। इसकी लुईस संरचना क्या होगी? चलो मैं आपको इसकी लुईस संरचना बता देता हूं, ठीक है बेटा। चलो अब सभी बच्चे यहां ध्यान देंगे। एक बच्चे ने लुईस संरचना पूछी, मैं बताता हूं उसको, डेली का डेली परेशान हो रहा है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसकी बाहरी कक्षा में 6, इसकी बाहरी कक्षा में 4, उसकी बाहरी कक्षा में 6। अब हमारा उद्देश्य क्या है भाई? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हमारा उद्देश्य क्या है? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। चलो कैसे करें? सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। जैसे ही 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करें, यहाँ टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 टोटल कितने हो गए? 4। अब देखो सुनना आप ध्यान से, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। टोटल कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया क्योंकि 2 + 2 4, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन कार्बन के पास क्या है? अभी 4 और 2 6। कार्बन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन ही है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है। कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब मुझे आप बताओ अब होना क्या चाहिए? इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब कौन सा बंध बनेगा? मैंने आपसे ये बात बोली थी, एक को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, दूसरे को जरूरत है। तो अब होगी असमान साझेदारी। मतलब कि ये जो एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉन है, ये उप सहसंयोजक बंध से किसको दान करेगा? ऑक्सीजन कार्बन को दान करेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में दान करेगा तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका अष्टक पूर्ण तो इसका भी अष्टक पूर्ण। मतलब इनके बीच में क्या पाया जाएगा? उप सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। तो देखो ऐसा हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन, देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, बहुत बढ़िया, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये वाला एक बंध जो है उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन पे धनावेश आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसको दान किया? कार्बन को। अगर ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दान करेगा तो कार्बन पे आएगा ऋणावेश और ऑक्सीजन पे आ जाएगा धनावेश। इसी को हम क्या बोलते हैं? औपचारिक आवेश। यही तो है औपचारिक आवेश। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना औपचारिक आवेश। ये है औपचारिक आवेश। ये क्या है? ये भी है औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज। अरे बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, इसी को तो हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। यही तो है फॉर्मल चार्ज। ये हो गया भैया इसकी लुईस संरचना। तो बच्चे ने पूछा है तो मैंने बता दिया भाई, बहुत परेशान हो रहा है कितने दिन से। तो ऐसे होता है बेटा, ठीक है। चलो चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो बेटा ये अनुनादी संरचना हो गया, हमने औपचारिक आवेश भी पढ़ लिया,
ठीक है, क्लियर। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं और अगला टॉपिक हमारा है बच्चों संकरण। क्या है बच्चों? संकरण। संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। चलो संकरण को हमको पढ़ना है। चलो पहली बात तो हम संकरण पढ़ते ही क्यों? क्या होता है ये? संकरण की आवश्यकता क्यों होती है? संकरण की आवश्यकता क्यों होती है ये देखना हमको, ठीक है बेटा। संकरण की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा संकरण के बारे में, आपने सुना होगा, आपने ऐसा देखा होगा कि BeCl2 सुना होगा आपने, बताऊंगा अभी डिटेल में बताऊंगा। आपने सुना होगा BeCl2 में बेरिलियम का संकरण sp2 होता है। ऐसा कुछ सुन रखा है? ऐसा कुछ किसी ने सुना हो? ऐसा कुछ सुन रखा है? BeCl2 में बेरिलियम का संकरण sp2 होता है, सुना है ना? नहीं आता है कोई बात नहीं, अभी मैं सिखाऊंगा ये संकरण sp2 क्यों होता है। ये आपने सुना होगा BF3, इसमें बोरोन का संकरण sp होता है, इसमें बोरोन का संकरण sp2 होता है। तो BeCl2 में sp होता है और इसमें sp2 होता है, ये सुना होगा आपने। तो बच्चों ये जो संकरण है इसी के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम देखने वाले कि संकरण की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं संकरण, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी बात करें। चलिए, अगर बच्चों आपको याद हो पिछली क्लास में CH4 का VBT द्वारा निर्माण, अगर आपको पिछली क्लास में CH4 का VBT द्वारा निर्माण याद हो तो अगर याद है आपको तो देखो वहां पे मैंने ये बताया था कि कार्बन के अंदर S कक्षक में एक और P कक्षक में कितने होते हैं? एक एक एक, ऐसा कुछ बताया था। उत्तेजित अवस्था का कोई कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पे कार्बन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, ऐसा बताया था ना मैंने आपको। फिर मैंने आपको हाइड्रोजन के लिए बोला था कि हाइड्रोजन का एक S कक्षक कार्बन के S कक्षक के साथ S अतिव्यापन करता है, ऐसा बताया था। मैंने बताया था कि दूसरे हाइड्रोजन का, मैंने फिर ये भी बताया था कि हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन का भी एक एक इलेक्ट्रॉन S कक्षक का कार्बन के P कक्षक के साथ में अतिव्यापन करता है, इसको हम बोलते हैं sp अतिव्यापन। फिर मैंने आपको ये बताया था कि तीसरे हाइड्रोजन का S कक्षक भी कार्बन के P के साथ अतिव्यापन करता है, ये sp अतिव्यापन। और चौथे हाइड्रोजन का, याद है ना? अरे याद है या नहीं ये बताओ मुझे। चौथे हाइड्रोजन का S कक्षक इसके P के साथ sp अतिव्यापन करता है, याद है ना? मतलब कि यहाँ पे SS अतिव्यापन भी है, sp ये अतिव्यापन भी है। ये वाला P कक्षक PX से, ये वाला PY और ये वाला PZ है। अगर PX PY PZ की बात करूं तो तीनों एक दूसरे से किस कोण पर है? PX जो होता है वो तो ऐसे होता है, PY कक्ष जो होता है वो PY कक्ष आपका Y अक्ष पर होता है ना। तीनों कक्षक एक दूसरे से किस कोण पर है? तीनों कक्षक एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर है। और PZ कैसे होता है? PZ होता है ऐसे, PZ होता है ऐसे Z अक्ष पर, यहाँ पे PZ होता है, ये PY होता है। मैंने आपको बताया था कि PX के साथ में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अतिव्यापन करेगा, PY के साथ में हाइड्रोजन का S, PY के साथ में हाइड्रोजन का S, और PZ के साथ में भी हाइड्रोजन का S कक्षक, PZ के साथ में भी PY के साथ अतिव्यापन करेगा हाइड्रोजन, PZ के साथ करेगा और PX के साथ करेगा। आप मुझे बताओ इन तीनों में कोण कितना है? इन तीनों में कोण है 90 डिग्री का। कितना कोण है? 90 डिग्री का। अगर आप VBT के सिद्धांत को सही मानते हो तो यहाँ पर बंद कोण कितना आना चाहिए? 90 डिग्री का आना चाहिए। कितना आना चाहिए?
90 डिग्री का वीबीटी के हिसाब से। लेकिन जब CH4 पर प्रयोग किए गए तो CH4 का बंध कोण जो होता है वो 109 डिग्री 29 मिनट होता है। इसका मतलब अगर CH4 पर प्रयोग करने के बाद में बंध कोण इतना आया तो फिर वीबीटी का सिद्धांत क्या है? गलत। सर ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमने इतना डिटेल में वीबीटी पढ़ा था, वीबीटी भी गलत है? हाँ बेटा, वीबीटी का सिद्धांत अगर सही होता तो CH4 का बंध कोण ये ना आकर के इतना आता, क्योंकि वीबीटी बोलता है कि CH4 का बंध कोण जो है यहां से 90 डिग्री आ रहा है, और जब CH4 पर प्रयोग किए तो वीबीटी का बंध कोण 90 डिग्री नहीं आता, सॉरी CH4 का बंध कोण 90 डिग्री नहीं आता, वो इतना आता है। इसका मतलब वीबीटी क्या हुआ? गलत हुआ। जब मैं किसी चीज पर प्रयोग करूंगा और प्रयोग करने पर जो मुझे निष्कर्ष मिले वो वास्तव में जो आपने निष्कर्ष पहले निकाले थे अगर उसके समान नहीं है, इसका मतलब ये वीबीटी क्या है? गलत है। इसका मतलब वीबीटी के अंदर जो 90 डिग्री का कोण जो हम देख रहे हैं वो वास्तविकता में कितना होना चाहिए? 109 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन वीबीटी के हिसाब से तो ये कोण कितना आ रहा है? 90 डिग्री का। मतलब कि वीबीटी में क्या है? कुछ ना कुछ लोचा, गड़बड़ है। वीबीटी में क्या है? गड़बड़, क्योंकि वास्तविकता में CH4 के सभी बंध कोण होते हैं 109 डिग्री 29 मिनट के। CH4 में ऐसी होनी चाहिए कंडीशन, इस तरह की, CH4 का ये जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 29 मिनट होना चाहिए। जब प्रयोग द्वारा आपने ये देखा कि CH4 का बंध कोण कितना है तो प्रयोगों से ये देखा गया कि इतना आना चाहिए बंध कोण, लेकिन वीबीटी तो बोल रहा है कि 90 डिग्री है। इसका मतलब बंध कोण में गड़बड़ी आ गई, मतलब कि कुछ गड़बड़ है। होना चाहिए था इतना, लेकिन वीबीटी तो इतना बता रहा है। यहां पे वीबीटी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, पहली बात। चलो अब दूसरी बात, ये अतिव्यापन कौन सा हो रहा है बेटा? ये अतिव्यापन है SS, और ये अतिव्यापन कौन सा है? SP। ठीक है, एक अतिव्यापन तो SS है और SP वाले कितने हैं? 3 अतिव्यापन है। तो एक अतिव्यापन तो SS वाला है और 3 अतिव्यापन कौन से? SP वाले। कौन से? SP वाले। अब आप मुझे बताओ, क्या कभी SS अतिव्यापन और क्या कभी SP अतिव्यापन दोनों में अतिव्यापन की मात्रा समान हो सकती है? क्या SS वाला अतिव्यापन और SP वाला अतिव्यापन क्या कभी समान हो सकता है? क्या अतिव्यापन की मात्रा दोनों में समान हो सकती है? SS में अतिव्यापन ऐसा और SP में अतिव्यापन ऐसा, क्या कभी ये समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर अतिव्यापन समान नहीं है तो क्या कभी यहाँ पे दोनों की बंध लंबाई समान आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन जब CH4 पर प्रयोग किए गए तो CH4 में CH4 की चारों बंध लंबाइयां समान पाई गई। अगर चारों बंध लंबाइयां समान है तो इसका मतलब वीबीटी गलत हो गया, क्योंकि वीबीटी क्या बोल रहा है? SS अतिव्यापन हो रहा है और SP अतिव्यापन हो रहा है, और दोनों अतिव्यापन में कभी भी अतिव्यापन की मात्रा समान नहीं होगी। SS की तुलना में SP ज्यादा होगा या ये कम होगा, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। ये दोनों अतिव्यापन समान नहीं हो सकते। अगर अतिव्यापन समान नहीं है तो बंध की जो लंबाई आएगी वो भी समान नहीं आएगी। तो वीबीटी के हिसाब से तो ये दोनों अलग अलग आ रहा है। वीबीटी के हिसाब से SS वाली बंध लंबाई जो है वो कुछ और आएगी और SP वाली बंध लंबाई कुछ और आएगी। लेकिन रुक जाओ, जब CH4 पर जब प्रयोग किए गए तो ये देखा गया कि नहीं, ये सारी बंध लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं। और अगर ये सारी बंध लंबाइयां समान है तो फिर भैया वीबीटी गड़बड़ है, क्योंकि वीबीटी तो बोलता है कि भाई जहां पे SS अतिव्यापन है और जहां पे SP अतिव्यापन है, अतिव्यापन अलग अलग है तो बंध लंबाई कभी समान हो ही नहीं सकती, ये वीबीटी बोल रहा है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में CH4 की चारों बंध लंबाइयां समान होती है। इसका मतलब वीबीटी गड़बड़ है। इसका मतलब वीबीटी क्या है? वीबीटी गड़बड़ है। तो हम यहां पे लिखेंगे वीबीटी के अनुसार बंध कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में यह 109 डिग्री 29 मिनट का होता है।
इसका मतलब VBT क्या है, गलत है, क्योंकि VBT तो 90 बता रही है और वास्तव में इतना होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अलावा VBT से दो प्रकार के यहां CH4 में अतिव्यापन होते हैं, SS और दूसरा SP। इसीलिए बंध लंबाई अलग अलग आनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में CH4 की सभी बंध लंबाइयां समान होती हैं, अर्थात VBT की यह सबसे बड़ी कमी साबित हुई, जो बाद में संकरण ने दूर की। तो ये जो कमियां है बेटा, ये संकरण का सिद्धांत जो होगा ये दूर करेगा। तो अब आपको समझ में आया हम संकरण क्यों पढ़ते? क्या अब आपको समझ में आया कि हम संकरण क्यों पढ़ते हैं? हम संकरण इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि VBT के अनुसार CH4 के गुणधर्म क्या हैं, गलत आ रहे हैं। CH4 का बंध कोण आना चाहिए 109 डिग्री 29 मिनट, लेकिन यहाँ पे बंध कोण VBT के हिसाब से 90 डिग्री आ रहा है, मतलब कि गड़बड़ है। दूसरी बात, CH4 के सभी बंध जो हैं वो समान लंबाई के होने चाहिए, लेकिन VBT के अनुसार एक तो SS अतिव्यापन और एक SP, तो भाई यहाँ पे भी बंध लंबाई अलग अलग आ गई। बंध लंबाई अलग आ रही है VBT के हिसाब से, बंध कोण गड़बड़ आ रहा है, तो भैया VBT तो गलत हुआ, तो VBT यहाँ पे गलत साबित हो गया। इसीलिए इन सब बातों को सही साबित करने के लिए कौन आता है, संकरण आता है। चलो अब आते हैं बच्चों आज के क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये SF4 की आकृति है, बताइए SF4 की आकृति क्या है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। BCl2 में संकरण है, मैं बताऊंगा आपको बाद में कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी आप बस मुझे आंसर बता दें अगर किसी को याद हो तो। SP, SP2, SP3 कोई नहीं। चलिए आते हैं SF4 पे। SF4 की आकृति, अरे मैंने आपको बताया था SF4 की आकृति ढेकुली मतलब कि सीसो आकृति होती है, बता रखा है मैंने आपको। BCl2 अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें SP संकरण होता है, आपने पढ़ा होगा, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है, वो आगे देखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने उन्नाद के बारे में पढ़ा और औपचारिक आवेश के बारे में पढ़ा, और हमने संकरण के बारे में शुरुआत कर दी कि हम संकरण क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि VBT गलत साबित हुआ, उसको सही करने के लिए संकरण। चलो पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली क्लास में हम इसी संकरण को शुरू करेंगे और अगली क्लास में इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, इसको पढ़ करके आना। बेस्ट ऑफ लक।